नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरूका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रीट परीक्षा लापरवाही की जिम्मेदार आज तक नहीं गिरी गाज। वहीं रीट परीक्षा में असफल होने के एहसास से युवक की गई जान। अलवर शहर में अवैध व्यावसायिक भवनों की भरमार। व्यवसायी से लेकर चिकित्सक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। अंधाधुंध फायरिंग से जुड़े गैंग पर भिवाड़ी पुलिस ने कसा शिकंजा। हरीश बेकरी व मुन्ना कबाड़ी से फिरौती मामले में वांछित अपराधी। पंचायत व जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला कलेक्टर ने कहा, भय मुक्त माहौल में कराएंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। 26 सितंबर को रीट परीक्षा के दौरान अलवर के एक केंद्र पर हुई हंगामे की घटना ने जहां प्रदेश भर में रीट परीक्षाओं के तहत अलवर जिला प्रशासन की बरती गई लापरवाही को सार्वजनिक कर दिया गया था, वहीं इस मामले से जुड़े लेखा अधिकारी दीपक माथुर को जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिक जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी संबंधित अन्य उच्च अधिकारियों के इस मामले से बचाए जाने को लेकर आज भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच जब जिला कलेक्टर अलवर नन्नूमल पहाड़िया से मीडिया ने सवाल पूछे तो जिला कलेक्टर महोदय इन सवालों से बचते नजर आए। यहां तक कि इस मामले में हुई एकमात्र कार्यवाही को भी उन्होंने संपूर्ण जांच बताते हुए अन्य किसी जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं होने की बात भी कह दी। लेकिन जिस तरह रीट परीक्षाओं के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अलवर जिले के इस केंद्र की प्रथम पारी परीक्षा कराए जाने की घोषणा कर दी गई है, वहीं इस पूरे मामले में जिस तरह के अब तक तथ्य सामने आए हैं उसे देखकर साफ तौर पर लगता है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना भी बाकी है। लेकिन जिले से जुड़े मंत्री व सरकार में इन अधिकारियों की प्रभाव होने के चलते कार्यवाही की गति न सिर्फ धीरे हो चुकी है, बल्कि ऐसा भी लगता है जैसे कार्यवाही के नाम पर सब बचते नजर आ रहे हों। इस बीच अलवर जिला कलेक्टर पहाड़िया ने मीडिया के सवालों का किस तरह जवाब दिया, आप भी सुन व देख सकते हैं। देखिए, इसकी हमने एक प्रारंभिक जांच करा ली है। वो व्यक्ति जो कह रहा है वो एक अलग बिंदु है, वो सारे तथ्य जांच में आ चुके हैं, जांच हो चुकी है, उसको हमने निलंबित कर दिया है। बाकी की अग्रिम कार्रवाई उसके खिलाफ जो होनी है वो होगी। प्रशासन क्या इसमें कोई और जांच कमेटी या कोई पैनल बनाया है जो लगातार जिन लोगों के शामिल थे अधिकारी या कर्मचारी? एक जांच के बाद में एक जांच हो चुकी है, उसके बाद में और किसी इस विषय में देरी के संबंध में जांच करने की उनका कहना है साहब, अब 4-5 लोगों का इसमें बड़ा रोल रहा, लेकिन एक कोई सजा दी गई है अभी, तो अपन उनको कहीं सेफ साइड लेके चल रहे हैं, इस तरह का उनका नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ किसी को सेफ साइड चलने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जिस आदमी की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो लायबल रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी अरेस्ट हुए हैं। एक जयपुर में कोई पुलिस कर्मी है, उनका बच्चा भी है, उनका कहना है कि मेरे यहाँ मतलब बच्चा मेरा वो था और उसको गलत हुआ, 2-3 दिन से वो पूछता था, आज पता लगा वहाँ कोर्ट में, तो हम लोग वहाँ जाके अपना बात रखेंगे। क्या ऐसा भी कुछ मामला आपके सामने आया? देखिए, ये सब अनुसंधान के सब्जेक्ट हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वहीं दूसरी तरफ बानसूर के एक युवक ने रीट परीक्षाओं में पेपर सही नहीं होने के डिप्रेशन में आकर मंगलवार देर रात अपनी जीवन लीला जहरीला पदार्थ खाकर समाप्त कर ली, जिसके चलते भी रीट परीक्षाओं को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर आज भी जारी है। साथ ही मृतक युवक विष्णु यादव द्वारा मरने से पूर्व मंगलवार रात 12 बजे अपने स्टेटस पर लिखा जाना, वाहरे नौकरी रीट, और युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, काफी दुखद था। बुधवार सुबह मृतक युवक का शव बानसूर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में पुलिस अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की दिशा तय कर रही है। लेकिन जिस तरह रीट परीक्षाओं में सफलता न प्राप्त करने के डर से ग्रसित होकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, वह काफी चौंकाने वाला है। थाने पर सूचना मिली कि विष्णु पुत्र गिरिराज यादव है चंदवाली का, जिसने रिट की एग्जाम थी। रिट के एग्जाम पेपर सही नहीं होने के कारण दबाव में आकर कोई दिन खा लिया है, जिसको हॉस्पिटल में रात्रि भर्ती कराया। जो मृतक होने पर सुबह मोर्चरी पर लाया गया, थाने पर सूचना दी। ये मैं मौके पे आया, डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम जारी है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिस कार्रवाई कार्रवाई की जाए।
देखा और सुना आपने किस तरह रीट परीक्षाओं के दौरान अलवर जिला इन दिनों प्रदेश भर में चर्चाओं का बड़ा गढ़ बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार की सत्ता में प्रभाव रखने के चलते अब तक अलवर जिले से जुड़े उन जिम्मेदार प्रभावशाली अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके चलते अलवर जिले की छवि इस तरह प्रदेश में धूमिल हो रही है। अब ऐसे में सरकार क्या इन हालातों को लेकर कोई प्रभावशाली कदम उन तमाम अधिकारियों पर उठाएगी जिनकी लापरवाही के चलते रीट परीक्षा के दौरान अव्यवस्था फैली और आज ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि इन अव्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह सरकार द्वारा रीट परीक्षा से पूर्व में दावे किए गए कि यदि किसी भी जिले में रीट परीक्षा के दौरान अव्यवस्था फैली तो उसके लिए जिम्मेदार जिला कलेक्टर व संबंधित एसपी ही रहेंगे। 26 सितंबर को रीट परीक्षाओं के दौरान जिस तरह का हंगामा हुआ और जिस तरह की लापरवाही सामने आई, उसके बाद अभी तक मात्र एक व्यक्ति पर गाज गिरी है जो अपने आप में चौंकाने वाला है। ऐसे में क्या सरकार व संबंधित मंत्री उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन्हें रीट परीक्षा से पूर्व वीसी के दौरान कहा गया था कि यदि उनके जिले में कोई भी लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये अपने आप में बेहद देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। एक तरफ राज्य सरकार व स्वायत्त शासन विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि शहरी व आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों का अवैध निर्माण किसी भी प्रकार से संभव नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ अलवर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत अलवर शहर में 1 दर्जन से भी अधिक ऐसी बिल्डिंग बन चुकी है जो नियमों की धज्जियां न सिर्फ उड़ा रही है बल्कि आवासीय क्षेत्रों में इन बिल्डिंगों का बनना भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन नगर परिषद से जुड़े हुए संबंधित मॉनेटरी के अधिकारी इन मामलों में आज तक आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और जब मीडिया से सवाल पूछता है तो यह बड़े बड़े जवाब देते हैं कि नियम संगत कार्रवाई करते हुए यदि कहीं व्यावसायिक भवनों का निर्माण अवैध रूप से हुआ है तो सील किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग है अचानक नहीं बन जाती है, फिर इस दौरान यह विभाग क्यों सोया रहता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सर, इस बीच आप सुनिए अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने अलवर नगर परिषद क्षेत्र में बनी अवैध व्यवसाय की बिल्डिंग का लेकर क्या कहा है। नगर पालिका जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें नगर परिषद बिल्डिंग बायलॉज है, इसमें गवर्नमेंट द्वारा अभी 2020 के बिल्डिंग बायलॉज में कई तरीके के प्रावधान किए हैं, जिसमें सबसे पहले नगर परिषद क्षेत्र को S1, S3, S2, S3, S4 और S5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो S1 और S1 वो क्षेत्र होता है जो परकोटे वाली क्षेत्र हो, उसमें जो पूर्व की बिल्डिंग लाइन है या जो पूर्व की जैसी बिल्डिंगें बनी हुई है एज इट इज उसमें परमिशन दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही S3 क्षेत्र होता है जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें पूर्व में जो मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व में जिस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई है, जहाँ पे अगर पुराने कमर्शियल मार्केट बने हुए हैं तो उनको एज इट इज ही रेगुलाइज किए जाने के प्रावधान है। और S5 क्षेत्र है, उनमें जो मास्टर प्लान के अनुसार अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें सेटबैक का इनका प्रावधान रखा जाता है। ये हमारे नगर पालिका के बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं तो अगर जिन्होंने इस तरीके की ली है कि भाई आवासीय की परमिशन ली और बिल्डिंग कमर्शियल बना दी है, अगर मास्टर प्लान में वो कमर्शियल है तो हम उनसे दोबारा इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि उनसे कमर्शियल चार्जेस लेकर के उनको रेगुलाइज किया जाए। ये जो बिल्डिंग अगर जैसे गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बायलॉज में रोड विड्थ के अनुसार हाइट का प्रोविजन किया हुआ है, अगर जैसे पुरानी क्षेत्र की या घनी आबादी का क्षेत्र है वहाँ पर अगर इस तरीके की बनाई है तो उसके विरुद्ध हम सीज की कार्रवाई करेंगे। मौका दिखवाते हैं इस चीज के लिए, आप बता रहे हैं तो। सुना और देखा आपने किस तरह अलवर नगर परिषद क्षेत्र में बीरबल का मोहल्ला हो या फिर पुरानी सब्जी मंडी का वेबसाइट हो या फिर यूं कहें कि स्कीम नंबर 2 स्थित आवासीय कॉलोनी हो, हर जगह नियम विरुद्ध व्यावसायिक बिल्डिंगों का बनना जारी है। यहाँ तक कि पूर्व नगर परिषद आयुक्त द्वारा चूड़ी मार्केट में आगजनी का शिकार हुई एक बिल्डिंग को पूर्णतः नष्ट किए जाने के भी आदेश दिए गए, लेकिन विभागीय भ्रष्टाचार के चलते ना तो आज तक बिल्डिंग हटाई गई और ना ही आवासीय बिल्डिंग स्वीकृति के तहत बनाए गए व्यावसायिक भवनों पर लेकर कोई कार्रवाई हुई, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। एक तरफ स्वायत्त शासन विभाग कहता है कि आपके नगर के अंदर किसी भी प्रकार की अवैध बिल्डिंग यदि बनती है तो स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी हुई अलवर नगर विकास न्यास व अलवर नगर परिषद इस पर सख्त कार्रवाई करेगा।
दूसरी तरफ कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा अलवर और अवैध बिल्डिंगों की भरमार देखने को मिल रही है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नियमों का विभाग आश्वासन दे रहा है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए कोई अब तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या इस खबर को दिखाए जाने के बाद संबंधित विभाग अपनी सोती हुई मानसिकता को जगाएंगे और कार्रवाई के दौरान उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। अलवर शहर के कठुमल थाना अंतर्गत एक सिपाही द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपी सिपाही के साथ उसका बड़ा भाई भी शामिल बताया जा रहा है। मामले की शिकायत जहां पीड़िता द्वारा अलवर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर सीधे पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम से की गई, वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आरोपी सिपाही रामनिवास गुर्जर पुलिस लाइन में कार्यरत था, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद शिकायत से जुड़े हुए सिपाही रामनिवास गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही पुलिस अनुसंधान सीईओ लक्ष्मणगढ़ द्वारा किया जा रहा है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आरोपी पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसलिए पीड़िता को किसी भी प्रकार का गहना हो कि इस क्रम में सिपाही को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कठुमर थाने में एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता मेरे ऑफिस आई थी और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वो थाने पर नहीं गई थी, सीधा एसपी ऑफिस ही आई थी। आरोपी उसमें एक कांस्टेबल है जो पुलिस लाइन अलवर में कार्यरत है, जिसको सूचना मिलते ही और अभियोग पंजीबद्ध होते ही हमने सस्पेंड किया है, क्योंकि इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना और क्राइम में लिप्त अगर कोई भी पुलिस का सिपाही माना जाता है तो लॉ सबके लिए बराबर है, और पुलिस वाले अगर इस तरीके की कोई घटना कारित करते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आरोपी का नाम रामनिवास गुर्जर है और उसके ऊपर और उसके एक बड़े भाई के ऊपर आरोप लगाया है पीड़िता ने। जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है और जैसे भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जिले में गैंगरेप व दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन हालातों पर पुलिस समय समय पर रोकथाम करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने खेड़ली थाना अंतर्गत एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला पोस्को के तहत दर्ज किया है, जिसमें एक व्यक्ति नामजद है। वह अन्य व्यक्ति इस मामले में पीड़िता को आरोपी तक पहुंचने का कारण बनता बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ कर रहे हैं, जिसमें नामजद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। साथ ही पीड़िता के मेडिकल में बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खेड़ली थाने में एक गैंगरेप और पॉक्सो में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर तुरंत दर्ज करते हुए जो मेन नामजद मुलजिम था उसको डिटेन कर लिया गया है। सीओ लक्ष्मणगढ़ इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जैसी भी इसमें कार्रवाई होगी, बयान होंगे, मेडिकल होंगे, बच्ची के 164 के भी बयान होंगे, उसके बाद जैसी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन पे जो कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कितने आरोपी हैं? एफआईआर में अभी एक नामजद है और एक अन्य है जिसको ले जाना बताया है, जिसने घटना कारित करना नहीं बताया। तो जो नामजद व्यक्ति जिसने घटना कारित की है उसको हमने अभी राउंड अप कर लिया। अलवर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन जहां नए नए प्रयोग कर यातायात व्यवस्था सुधारने का प्रयास करती रहती है, वहीं अलवर शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग त्रिपोलिया में अब फूल विक्रेताओं द्वारा आपसी खींचतान के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इन हालातों के बीच वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को जहां आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है, वहीं फूल विक्रेता एक दूसरे की बिक्री को प्रभावित करने के चलते रोड पर ही अपनी अस्थायी दुकानें लगाने लगे हैं, जिसे लेकर जल्द समाधान नहीं होने की स्थिति में ट्रैफिक व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ने के हालात साफ तौर पर दिखने लगे हैं। गत दिनों अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दहेज के चलते एक विवाहिता के कुएं में कूदने के कारण जहां मौत हो गई थी, वहीं इस मामले में पीहर पक्ष द्वारा मृतका के पति खुशी सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सिरमौली गांव निवासी खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी जांच कर रही है। साथ ही सदर थाना प्रभारी में शर्मा ने बताया कि परिजन जहां इस मामले में मृतका को कुएं में फेंके जाने की बात कह रहे थे, वहीं जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि मृतका स्वयं कुएं में कूदी थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। थाना क्षेत्र के सिरमौली गांव में
एक विवाहिता ने अपनी जान दे दी थी कुएं में कूदकर, तो उस स्थिति में उसके परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसमें विवाहिता के पति खुर्शीद को अरेस्ट किया गया है। अभी तफ्तीश जारी है। परिजनों ने क्या मुकदमा दर्ज कराया? परिजनों ने बताया है कि दहेज की मांग को लेकर उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, तो उसके पति के अलावा उसके परिवारजन भी मारपीट करते थे और इसके कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन तफ्तीश में यह तथ्य स्पष्ट रूप से जाहिर हुआ है कि उस विवाहिता ने स्वयं ने कुएं में कूद के अपनी जान दी थी। सदर थाना अंतर्गत मई 2021 में भगतपुरा में हुए झगड़े को लेकर जहां पूर्व में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं इस मारपीट से जुड़े 3 आरोपियों की गिरफ्तारी सदर पुलिस द्वारा अब की गई है। जिसकी जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि मई 2021 में घर में घुसकर मारपीट किए जाने की शिकायत भगतपुरा निवासी राजेंद्र द्वारा सदर थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 3 अन्य आरोपी लक्ष्मीचंद, तोताराम, जगराम को अब गिरफ्तार किया गया है। मई 2021 में 3/5/21 की घटना है। भगतपुरा गांव में एक झगड़ा हुआ था। उसमें झगड़े के दौरान बाद तफ्तीश एक मुलजिम को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था और अब बाकी के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, पेश न्यायालय किया जाएगा। क्या मुकदमा कराया था, किसने कराया था? मारपीट की घटना थी। इसमें राजेंद्र निवासी भगतपुरा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके घर में घुस के उनके साथ मारपीट वगैरह। किस किस को अरेस्ट किया है? आज हमने लक्ष्मीचंद, तोताराम और जगराम को अरेस्ट किया है। जिले में मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओपी मीना द्वारा बुधवार को जिला स्वास्थ्य सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में जहां जिले से जुड़े बीसीएमओ सहित स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों को मौसमी बीमारी रोकथाम किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी समीक्षा की गई, जिसकी जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी मीना ने बताया कि इस समीक्षा बैठक के माध्यम से जिले में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई है। वहीं इन पर रोकथाम लगाए जाने को लेकर एंटी लार्वा एक्टिविटी पर ध्यान दिए जाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे मौसमी बीमारियों और मच्छर जनित बीमारियों पर रोकथाम लग सके। जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक है और इस बैठक में हम समस्त जो हमारे बीसीएमओ हैं और सीएससी इंचार्ज उनको बुलाते हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम हैं, चाहे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रोग्राम है, लोकल आवश्यकताओं के हिसाब से जो मौसमी बीमारियों का इनका जो प्रकोप है, उन सारी स्थितियों पर हम रिव्यू करते हैं और जो हमें परिवर्तन किए जाने होते हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो भी हम इसमें जारी करते हैं। और किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं आगामी अभी वर्तमान में जो मौसमी बीमारी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, तो प्रभावी रूप से एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ को करना और आमजन को ये बताना कि मच्छर को जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है, उसको पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। उसको पैदा होने से रोकने का तरीका आमजन को घर घर जाकर हमारी टीमें बता रही हैं और उसी के प्रभावी क्रियान्वयन से संभव हो सकेगा। आमजन के इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन से संभव हो सकेगा, मौसमी बीमारी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। अलवर शहर में मोबाइल छीने जाने व बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अलवर पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत कोतवाली पुलिस द्वारा बाइक चोरी व मोबाइल छीनने से जुड़े 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 9 मोबाइल सहित वारदात को अंजाम दिए जाने के दौरान काम में लिए जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए सीओ सिटी विकास सागवान ने बताया कि आरोपी गोपेश व साकम मालाखेड़ा थाना निवासी है और देर शाम शहर के उन क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दिया करते थे, जहां लोग फोन पर बात करते हुए उन्हें आसानी से मिल जाते थे, जिसकी शिकायत लगातार मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिरों की सहायता से आरोपियों की तलाश शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य वारदात खुलवाने का भी प्रयास पुलिस कर रही है। बाइक चोरी और मोबाइल छीनने वाले गिरोह को हमने पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे हमें 9 मोबाइल फ़ोन अभी बरामद हुए और वारदात में जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल वो इनसे बरामद की गई है। ये दोनों ही लोग मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
बाकी इन लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है और भी कई वारदातें इनसे मोबाइल छीनने की सामने आने की संभावना है। किस तरह से रात के लोगों को किस तरह से मोबाइल? जनरली ये लोग शाम को करीब 7 बजे के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है उस समय ऐसे रास्तों पे जहाँ पे थोड़ा डार्क है, अंधेरा है, वहाँ पे लोगों से मोटरसाइकिल पे दौड़ते हुए पीछे से तेज स्पीड से आते हैं और जो लोग फ़ोन पे यूज़ कर रहे होते हैं उनसे फ़ोन छीनने की वारदात को अंजाम देते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन में दौड़े युवा स्वस्थ व फिट रहने की ली शपथ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार नेहरू युवा केंद्र अलवर जिला अधिकारी पंकज यादव व लेखाकार तोताराम गुर्जर के निर्देशानुसार किया गया। राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक विक्रम गुर्जर ने बताया कि फ्रीडम रन कार्यक्रम में बानसूर ब्लॉक के अनेक गांवों के युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं को फिट इंडिया फिटनेस शपथ दिलाई गई। नेहरू युवा केंद्र अलवर के ब्लॉक बानसूर में फ्रीडम रन 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अनेक युवा शपथ लेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक विक्रम गुर्जर ने शारीरिक गतिविधियों को नियमित रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए युवाओं को कहा। इस अवसर पर राम सिंह प्रजापत, संजू देशराज, अंकित सूद, दीपक वर्मा, मनीष योगी आदि अनेक युवा मौजूद रहे। अलवर जिले से जुड़े भिवाड़ी क्षेत्र में गत दिनों हरीश बेकरी पर हुए अंधाधुंध गोलीकांड में पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए हरीश बेकरी व मुन्ना कबाड़ी पर करोड़ों की फिरौती के लिए हुई अंधाधुंध फायरिंग से जुड़े दिल्ली एनसीआर के कौशल अमित डागुर गैंग के विरुद्ध में कार्रवाई की है। साथ फायरिंग प्रकरण के मुख्य आरोपी व सूत्रधार दीपक अग्रवाल सहित 2 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक अग्रवाल व अमन कुमार को हरिद्वार एवं मोहित गुर्जर को रुड़की उत्तराखंड से पकड़ा गया है। इस पूरी कार्यवाही को अंजाम देने में थाना भिवाड़ी पुलिस सहित DST-1 टीम व साइबर सेल की मुख्य भूमिका रही है। प्रशासन शहरों के संघ शिविर 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अलवर के जवाहर नगर निवासी गत करीब 4 वर्षों से पट्टों के लिए भटक रहे हैं। बुधवार को जवाहर नगर के बाशिंदों ने ट्रस्ट की मीटिंग में भाग लेने आए UIT चेयरमैन नन्नूमल पहाड़िया को ज्ञापन दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने UIT की कार्यशैली पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन दिया। इन लोगों का कहना था कि 1980 में जवाहर नगर कॉलोनी बसी थी। वर्ष 2017 में पट्टों के लिए 100 से अधिक फाइलें लोगों द्वारा लगाई गई थी। नल बिजली कनेक्शन होने के बावजूद भी UIT द्वारा पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ करीब 200 से अधिक मकान बने हुए हैं, लेकिन UIT पट्टा देने में आनाकानी कर रही है। इस दौरान कलेक्टर ने उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। ये जवाहर नगर कॉलोनी सन 1980 से सहकारी विभाग से पंजीकृत गृह निर्माण समिति है। इस समिति में 90% मकान बन चुके हैं। 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं। इस समिति की भूमि 90 भी हो चुकी है 2001 में। इसका लेआउट प्लान भी NCR से और UIT से स्वीकृत हो चुका है। UIT ने वैधानिक भूखंडधारियों की सूची सहकारी विभाग से मंगा ली है। लोगों ने 3 बार UIT में कन्वर्जन के लिए फाइल जमा करा दी। कन्वर्जन चार्ज भी सन 82 से 100 से अधिक लोगों को जमा है और सब लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। UIT में बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी ये नहीं कहता कि हम आपको पट्टे दे देंगे, बल्कि ये कहते हैं अभी आपको पट्टे नहीं दे रहे। कलेक्टर साहब से मिले हो? आज जिलाधीश महोदय से मिले हैं। हमने कन्वर्जन के लिए और पट्टों के लिए इनसे निवेदन किया है, तो जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको जरूर पट्टे देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, REIT, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध
मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रैनी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों की चुनाव को लेकर नंगेश्वर धाम माचाडी पर बैठक का आयोजन राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा प्रभारी राजेंद्र व्यास, सह प्रभारी राजगढ़ पूर्व प्रधान महंत जयराम दास के सानिध्य में किया गया, जिसकी अध्यक्षता रैनी ब्लॉक अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने की। मीटिंग में प्रत्याशियों के बायोडाटा भी लिए गए। मीटिंग में मलखान मीना ने कहा कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए जिसकी गांव और इलाकों में स्वच्छ छवि हो। चुनाव प्रभारी राजेंद्र व्यास ने कहा कि पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि को ही टिकट दिया जाएगा। लियो क्लब खैरतल मंडी की ओर से विद्यार्थियों को स्टेशनरी का वितरण किया गया। लियो क्लब के सचिव नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि लियो क्लब खैरतल मंडी ने राजकीय संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय खैरतल में बच्चों को संपूर्ण स्टेशनरी का वितरण लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन डॉक्टर रिंकू मेहता के मुख्य आतिथ्य में, कोऑर्डिनेटर लॉयंस सुभाष गोयल के विशिष्ट आतिथ्य, क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष विपुल वलेचा की अध्यक्षता में, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद के सानिध्य में और विद्यालय शिक्षक व प्रेरक अजित यादव के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सचिव नरेंद्र गुप्ता, मनीष गुप्ता, पीयूष डाटा, अमन डाटा, उमंग गुप्ता, आकाश गोयल आदि सदस्य व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। सोडावास मुंडावर मार्ग के ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों की हालत खराब होने के चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग इस दिशा में उदासीन बना हुआ है। मुंडावर उपखंड के सोडावास मुंडावर और सोडावास अजरका मार्ग पर करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क जगह जगह से टूटकर जर्जर हालत में है। यहाँ सड़क पर इतने गड्ढे बने हुए हैं कि देखकर लगता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। इस मार्ग से सोडावास से मुंडावर व सोडावास से अजरका एक करीब 5 दर्जन गांवों के बाशिंदों का आवागमन होता है। साथ ही क्षेत्र के तीर्थ स्थल बाबा धोकलनाथ आश्रम, सामदा के बाबा शिव भोलेनाथ आश्रम व बाबा गरीबनाथ आश्रम, रैनागिरी आश्रम इस मुख्य मार्ग पर है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों दर्शनार्थियों का आवागमन बना रहता है। बरसात के मौसम में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से कीचड़ हो जाने के कारण क्षेत्र में गुजरने के दौरान ग्रामीणों को और तीर्थ यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी प्रकार मुंडावर उपखंड के गांव सोडावास से अजरका तक करीब 21 किलोमीटर सड़क टूटकर खस्ता हाल में है, जबकि यह सड़क आधा दर्जन गांवों को उपखंड मुख्यालय से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा समीपवर्ती हरियाणा के आधा दर्जन गांव के लोगों का भी इसी मार्ग से राजस्थान में आवागमन होता है। सड़क के टूटकर गड्ढों में तब्दील हो जाने के कारण वाहनों को निकलने में असुविधा हो रही है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा चिरूनी एवं पूर्व कांग्रेस भरतपुर के डीआर रिंकू गुप्ता भीजवाड़ ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री और जिला कलेक्टर से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। पिनान कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र खिलाड़ियों को खेल अभ्यास के लिए किट वितरण कार्यक्रम मत्स्य यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर भरत लाल मीना के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य हरि सिंह मीना ने की। शारीरिक शिक्षक राम अवतार मीना ने बताया कि भामाशाह रेशमा बद्री प्रसाद कचवा की ओर से छात्राओं को खेल अभ्यास के लिए किट वितरित की गई।
वहीं प्रधानाचार्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर भामाशाह ने पौधारोपण कर ट्री गार्ड लगाया। भिवाड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 के मकान नंबर 176 में आग लग गई। इसके बाद धमाका हुआ और मकान की दीवार गिर गई। साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया और बगल की छत पर आकर गिरा। धमाके से आसपास के लोग सहम गए और अपने आसपास जिज्ञासा के लिए देखने लगे। एक तरफ किसान फसल में जलेबी रोग लगने से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ तहसील के गुर्जरबास निवासी घनश्याम कसाना की खेत में प्याज की फसल लहरा रही है। कसाना के अनुसार कीटनाशक दवा का प्रयोग करने से फसल को जलेबी रोग फैलने से पहले ही बचा लिया गया। पासपोर्ट बनवाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों को कई ऐसे विकल्प दिए जा रहे हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को पासपोर्ट सर्विस सेंटर पर जाना होता है। हालांकि अब वह पासपोर्ट सर्विस सेंटर की जगह पासपोर्ट आवेदन की सारी सेवाएं पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर से भी पा सकते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के अधिकारी गोपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि अलवर में 2018 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुला था। 2018 से अब तक 23,500 पासपोर्ट बन चुके हैं। अब केवल 10 मिनट में पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आवेदन करना होगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन फीस एवं फॉर्म सबमिट करना होगा। इस प्रोसेस के बाद एक डेट मिलेगी, उस दिन अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन कराना होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नोटरी का शपथ पत्र लगाया जाता है। अलवर में 2018 से पासपोर्ट कार्यालय खुला था। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र अभी तक हमारे पास 23,000 पासपोर्ट बन चुके हैं। यहाँ पे जी हमारे जो भी आवेदक आता है उसको हम 10 से या 15 मिनट के अंदर फ्री कर देते हैं। किसी को कोई परेशानी होने नहीं देते। वैसे भी अभी एप्लीकेंटों को भी आपने इंटरव्यू लिए थे जी। और ठंडे जल की भी व्यवस्था है, हर चीज़ सारी व्यवस्था है। और ये हमारा कार्यालय देख लो। किस किस वर्ग के लोग पासपोर्ट बनवाने आते हैं? विद्यार्थी भी आते हैं, सीनियर सिटीजन भी आते हैं, मेरे इलाके से भी आते हैं जी। जो भी आते हैं हम तो किसी को मना नहीं करते। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं? डॉक्यूमेंट देखो, अगर सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी आयु 50 साल से ऊपर तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते हैं जी। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है तो एनओसी के फॉर्मेट बने हुए हमारे पास। अनेक्सर H है, अनेक्सर A है, अनेक्सर G है, वो ले आते हैं। अगर कहीं किसी की पोस्टिंग बाहर रहती है तो पोस्टिंग एड्रेस का प्रूफ मांग लेते हैं, ताकि हम किसी को परेशान नहीं करते। कोई चार्ज कोई चार्ज नहीं है हमारा। चार्ज वो ऑनलाइन ही होता है। वहीं जो 1500 रुपये होता है या माइनर का 1000 रुपये, वही चार्ज वहीं होता है जमा। हम यहाँ कोई चार्ज, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते। कोई स्टाफ वगैरह की कोई कमी नहीं। हमारे स्टाफ फुल है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। हमारा अच्छा काम है। चिकाने से क्या बनवाया आपने? पासपोर्ट बनवाया था। किस लिए बनवाया? एजुकेशन के लिए। एजुकेशन बाहर जाना था विदेश। अच्छा, तो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में आपने अप्लाई किया, क्या परेशानी आई, किस तरह आपने बनवाया? कुछ परेशानी नहीं आई। यहाँ तो 10 मिनट का काम होता है। पहले तो अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फिर डेट आती है, डेट वाले दिन आओ, 10 मिनट का काम होता है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है बस। अच्छा। अलवर जिले में एसीबी की टीम द्वारा सोमवार शाम को जहां अलवर आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में कार्यरत सूचना सहायक तरुणेश कुमार को गिरफ्तार किया था, वहीं इस दौरान एसीबी की टीम ने आरोपी के कब्जे से 3,17,680 बरामद करते हुए सहायक तरुणेश गार्ड हरीश चंद्र, दलाल बनवारी एवं श्यामलाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अलवर में आरटीओ कार्यालय एसीबी की टीम की कार्रवाई के बाद दूसरे व तीसरे दिन मंगलवार व बुधवार को भी आरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों की दुकान बंद नजर आई। साथ ही एसीबी की कार्रवाई के बाद लाइसेंस बनवाने वाले दलाल एवं दुकानदार कई जगह चर्चा करते भी नजर आए। इस दौरान आरटीओ कार्यालय में चारों तरफ सन्नाटा पसरा भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को जयपुर एसीबी की टीम ने जिला परिवहन अधिकारी नवीन यादव को जयपुर तलब किया और नवीन यादव से हस्ताक्षर कराकर अलवर भेज दिया गया। अलवर जिला परिवहन विभाग में जिस तरह एसीबी की कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद अब जिस तरह का सन्नाटा है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि पूरा भ्रष्टाचार इस विभाग में फैला हुआ था और अब एसीबी की कार्रवाई के चलते कहीं ना कहीं डर है। लेकिन ये डर कितने दिनों तक बना रहेगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। क्या इन हालातों पर सरकार पुख्ता इंतजाम करेगी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यहाँ से दलालों तथा उन तमाम लोगों को हटाएगी जो कहीं ना कहीं आम आदमी को जेब काटने से लेकर कमीशनबाजी के खेल में महारत हासिल है। ऐसे में उन अधिकारियों का क्या यहाँ से हस्तांतरण होगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं,
ये भी देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बुधवार को जिला चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलवर द्वारा शहर के विभिन्न राजकीय चिकित्सालय में विश्व हृदय दिवस के मौके पर निःशुल्क जांच एवं शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों को हृदय रोग संबंधी परामर्श व उपचार की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे हृदय रोग से जुड़े मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराए जाने का प्रयास भी किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से जुड़े डिप्टी CMHO महेश कुमार बैरवा ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हृदय दिवस पर यह शिविर व जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत जिले के विभिन्न राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में हृदय रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराए जाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार 29 सितंबर को हर वर्ष की भांति विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। जैसा कि करंट पॉपुलेशन में अभी हमें विदित है, जो असामयिक मृत्यु का जो सबसे प्रमुख कारण है वो हार्ट डिजीज है। तो उसी की अवेयरनेस जागरूकता के लिए हर डिस्ट्रिक्ट पे एक कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी अनुदान में हमारी साइड से भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हृदय दिवस के उपलक्ष्य में कैंप आयोजित किया जा रहा है। उसमें हमारी साइड से आम जनता के लिए जो एक संदेश दिया जाता है वो ये होता है कि भाई आप आपकी जो लाइफ स्टाइल है, डेली दिनचर्या है, उसको मॉडिफाई करें, क्योंकि हृदय रोग को यदि बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है तो और सबसे सरल तरीके से ठीक किया जा सकता है वो है हम अपनी दिनचर्या को, जो डेली रूटीन एक्टिविटी है, उसको मॉडिफाई करें। इस कैंप में हमारे द्वारा जो भी केस सस्पेक्टेड हैं या पहले से कोई हार्ट डिजीज के जो पेशेंट हैं उनकी ECG होगी, BP होगा, शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच कराई जाएगी, जिसमें हमारे यहाँ पे NCD सेल प्रभारी हैं डॉक्टर BS खत्री जी, वो अपना परामर्श देंगे और यदि ज़रूरत महसूस होगी किसी पेशेंट को तो उन्हें हृदय रोग विशेषज्ञों को भी दिखाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 सितंबर को जहां धौलपुर व अलवर में पंचायत समिति सहित जिला परिषद के वार्ड में चुनाव कराए जाने की तिथि घोषित कर दी गई थी, वहीं इन सभी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है, जिसकी जानकारी देते हुए बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि यह चुनाव 3 चरणों के तहत संपादित कराए जाएंगे। साथ ही भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराया जाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता रहेगी, जिसके तहत प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं व मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को लेकर भी दिशा निर्देश संबंधित पंचायत समिति व जिला परिषद से जुड़े अधिकारियों को दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि लंबे समय से जिला परिषद के वार्डों के निर्वाचन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज थी और भविष्य में जिला प्रमुख के पद पर कौन आसीन होगा यह भी चुनाव के तुरंत बाद ही तय होना निर्धारित हो जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 सितंबर 2021 को धौलपुर और अलवर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्ड के निर्वाचन कराने की घोषणा के साथ साथ आदर्श आचार संहिता लागू कर दी। अलवर जिले में 3 चरणों में निर्वाचन की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मीडिया के बंधुओं को अनुरोध किया कि जिससे आम जनता को चुनाव के संबंध में जानकारी मिल जाए। पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आदर्श आचार संहिता लगाई है उसके संबंध में भी सरकारी विभागों को और आम जनता को ये जानकारी हो जाए कि इस दौरान कौन से काम होंगे और कौन से काम हमारे लिए स्वीकृत नहीं होंगे। जो ऑन गोइंग वर्ष हैं वो सभी के सभी चालू रहेंगे। 3 चरणों में इलेक्शन कराने के लिए आज ही हमने जो हमारे प्रभारी अधिकारी होंगे प्रकोष्ठ वाइज उनकी मीटिंग रखी है। उसी के साथ साथ जो हमारे पंचायत समिति के लिए रिटर्निंग अफसर SDOs होंगे
उनकी भी आज हमने मीटिंग रखी है। आज एक मंथन किया जाएगा। एक कार्य योजना के तहत चुनाव करने पर विस्तार से विचार किया जाएगा। कोई भी इलेक्शन जब तक फेयर, फ्री और इम्पार्शियल नहीं हो तब तक वो इलेक्शन अच्छा इलेक्शन नहीं हो सकता। हम लोग फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए एक पूरी कार्य योजना हमने तैयार कर ली है। उस कार्य योजना को अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए हम हमारे अधिकारियों को अच्छी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षर से पालना कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आम जनता को इलेक्शन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, वो भयमुक्त होकर चुनाव कर सकें, इसके लिए हम कुछ ऐसे जो हमारे केंद्र होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। के लिए हर इलेक्शन के दौरान इलेक्शन केंद्र पर, मतदान केंद्र पर हमारे EMF एश्योर्ड मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रत्येक एक्चुअली 2 दरवाजे वाला गेट हो, पानी हो, टॉयलेट्स हो, लोगों को भी छाया की व्यवस्था हो। इसके लिए आज हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अगर बरसात के दौरान हमारे कुछ रास्ते खराब हो गए हैं, उन रास्तों को दुरुस्त कराया जाएगा। अगर किसी हमारे मतदान केंद्र की कोई खिड़की किसी कारण से कहीं निकल गई है या वो डैमेज हो गई है, उसको ठीक कराया जाएगा। वहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनको सुनिश्चित किया जाएगा। आज उसी के तहत तो हमने सबसे पहले आप लोगों से, जो मीडिया के बंधुओं से चर्चा की है, इसकी शुरुआत की है। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हम फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन करा लेंगे। अलवर वार्ड नंबर 61 तिजारा फाटक के आसपास क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाएं स्थानीय पार्षद सतीश यादव के साथ स्कीम नंबर 2 स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची, जहां स्थानीय पार्षद सतीश यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तिजारा फाटक विश्वकर्मा कॉलोनी की रहने वाली विमला देवी ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है। नलों में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। इससे क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में पिछले 5 महीनों से बहुत ही ज्यादा पानी की समस्या हो रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते महिलाओं को तिजारा फाटक पुलिया पार करके पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद सतीश यादव ने बताया कि क्षेत्र में 1 साल पहले अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू की गई थी, लेकिन पानी की सप्लाई करीब 10 से 15 मिनट तक ही विभाग करता रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जब जलदाय विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसे ही क्षेत्र में 10 से 15 मिनट पानी की सप्लाई होती रहेगी तो कैसे काम चलेगा, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अभी अमृत योजना के तहत पानी की पाइपलाइनों का मिलान होना है, उसके बाद पानी की आपूर्ति को सुदृढ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अमृत योजना के तहत क्षेत्र में पानी की सभी पाइपलाइन डल गई और लाइनों का मिलान भी हो गया, लेकिन आज तक क्षेत्र में पानी की समस्या फिर भी बनी हुई है, जिस पर विभाग के अधिकारियों का किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर अभी कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा जलदाय विभाग में धरना दिया गया था। तब अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को दुरुस्त करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई समाधान जलदाय विभाग द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए दोबारा से जलदाय विभाग कार्यालय में आकर पानी की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मेरा नाम विमला देवी है। कहाँ से आए हैं आप? तिजारा फाटक विश्वकर्मा कॉलोनी। बताइए क्या समस्या है? समस्या है कि पानी नहीं आता है। जब से कनेक्शन करवाया है पानी आता है, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट आता नहीं है, कभी बिल्कुल ही नहीं आता है। कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने से बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। लाइट की आती रहती है, लाइट की कटौती होती है तो 1-2 बाल्टी पानी आ जाता है। लाइट चल रही है, अब लाइट की कटौती नहीं होती तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अब कहाँ से लेकर आ रहे हो आप पानी? फाटक पे से लेकर आते हैं, पटली पार से। और आज तो मैं ना गिर भी गई, मेरे पैर में लील भी पड़ रही है। अच्छा, तो ये वाटर वर्क्स वाले ध्यान नहीं दे रहे? ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। नहीं, फिर रोड जाम करेंगे।
रोड जाम करेंगे और कुछ सोचेंगे। हमारा तो निवेदन है कि हम कुछ नहीं करें और पानी छोड़ दें। आधा घंटा लाइट की कटौती कर दे। 5-10 मिनट में कौन सी जगह है जहाँ पानी की समस्या? हमारा वार्ड नंबर 61 है, जो तिजारा फाटक एरिया पड़ता है। लगभग 1 साल पहले अमृत योजना के पानी की सप्लाई वहाँ शुरू हुई। पानी जब शुरुआत हुआ तो वही 10-15 मिनट पानी शुरुआत हुई, तो हम लगातार शिकायत करते रहे कि ये पानी ऐसे आएगा क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी पानी की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे जो लीकेज है और जो काम बच रहे हैं वो काम पूरे होने के बाद पानी ठीक ढंग से आना शुरू होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, और आप सब मीडिया वाले जानते भी इस बात को, कि 1 साल तक इंतजार करने के बाद जो 6-7 जगह मिलान होना बाकी था, जहाँ एक बूंद भी पानी नहीं पहुँचा था, उन मिलान के लिए भी मुझे धरने तक बैठना पड़ा। जो काम ठेकेदार का था नियमित रूप से करना चाहिए था, मिलान हो गया, लेकिन उसके बाद भी, मिलान होने के बाद भी जिस क्षेत्र में मिलान किए थे वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं पहुँच रहा है, और जहाँ पानी पहुँच रहा है वो मात्र 10-15 मिनट पानी पहुँचता है। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा खर्चा करके योजना अमृत के रूप में इसको मूर्त रूप दिया गया, लेकिन उस योजना का क्या फायदा जब लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा। आपने पूरी सड़कें खोदी, आपने लाइनें बिछाई, टंकियां बनाई, तो पानी नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार को गलत भुगतान किया गया है, क्योंकि जब तक आप पूरी जितनी बोरिंगों के लिए बोरिंग होनी चाहिए थी वो बोरिंग नहीं हो पाई। मुझे तो यहाँ तक भी जानकारी लगी है कि अधूरे काम का ही ठेकेदार को पेमेंट कर दिया। कोई प्रभावशाली ठेकेदार है, ये जो INJN एक्शन जो इस समय बैठे अलवर में, ये उस समय कोई भी नहीं थे। जो अधिकारी यहाँ थे जिनकी जिम्मेदारी थी काम पूरा कराने की, उन्होंने काम पूरा नहीं कराया और ओके रिपोर्ट दे दी कि साहब काम पूरा हो गया है। एक तो ये भी जांच का विषय है, जांच होगी भी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम कोई मंदराजी कर ले कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जरूर इन लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जनता हमारे वार्ड की परेशान है, और लोग बिना पानी के कब तक जिंदा रहेगा, बिना पानी के कब तक रहेगा। 1 साल तक इंतजार किया है, मिलान के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो मैं तो आज यही कहने आया हूँ लोगों के साथ कि ये तो सिर्फ हमें ज्ञापन दिया है, जिस प्रकार से मिलान के लिए धरना देना पड़ा। अगर पानी की नियमित सप्लाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम कोई भी आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करेंगे। अलवर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बेरोजगारी व कृषि कानून बिल सहित सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अंबेडकर चौराहे पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कार्यकारी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल व गैस के बढ़ते दामों में वृद्धि की जा रही है। इससे आमजन पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। केंद्र सरकार देश में महंगाई कर आमजन की कमर तोड़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी वादों में 15 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर युवाओं को रोजगार तक उपलब्ध नहीं कराया। आज के समय में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कृषि कानून बिल लेकर आई, उसका किसान विरोध करने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण करने जा रही है। सरकार निजीकरण करके पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इसलिए देश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में
बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 को वापस लेने तथा बाल विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि राजस्थान में विवाह का रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 तथा बाल विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लागू किया गया है। विधेयक द्वारा राजस्थान में बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का काम किया है। इससे राजस्थान में बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, किसान ऋण माफी और भारतीय बाल विवाह के खिलाफ बने कानूनों की पालना करवाने का वादा किया था, परंतु जिस प्रकार किसानों की ऋण माफी नहीं की गई, बेरोजगार भत्ता देना तो दूर, राजस्थान के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के माध्यम से बेरोजगार करने का काम राजस्थान सरकार ने किया। उसी प्रकार राजस्थान में बाल विवाह के खिलाफ बने कानून की पालना करवाने वाली राज्य सरकार अपने वादे को भूलकर अपने वादे के विपरीत बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का कार्य कर रही है। उक्त प्रावधान राजस्थान में बाल विवाह को प्रोत्साहित करेगा तथा बाल विवाह को निषेध करने के लिए बने कानून के क्रियान्वयन को कमजोर व उक्त कानून को निरस्त करने का काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से ज्ञापन में मांग की गई है कि राजस्थान में विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2021 को वापस लिया जाए तथा बाल विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संबंधित आवश्यक प्रावधान को समाप्त किया जाए। अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा आमजन को साथ लेकर सड़कों पर उग्र आंदोलन करेगा। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में ये जो बाल विवाह कानून बना है 2021 विधेयक पारित हुआ है, इसके विरोध में एक ज्ञापन था। ये कानून अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से इन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में अपने अपने कानून बताए थे कि बेरोजगारी भत्ते के लिए और किसानों के कर्ज माफी के लिए, बाल विवाह के लिए कानून बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही इनके पास सरकार के पास मौका आया है, सरकार उसके उलट काम कर रही है। अपने सभी जो भी चुनावी घोषणा का पत्र है उसकी वादा खिलाफी का काम कर रही है। ये अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह को बढ़ाता है, जो महिला अधिकारों का हनन है। तो इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हिमांशु शर्मा जी का आह्वान पर एक कार्यक्रम हुआ। हमारे भाई साहब प्रदेश मंत्री श्री विनोद सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष उत्तर श्री अभय सिंह विदोड़ी जी, हमारे बहन जिला अध्यक्ष जी श्री चित्र शर्मा जी, अंजू शर्मा जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी जाटव जी, जिला उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और सुनीता जी बहन जी। तो हमने साथ में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया है विरोध प्रदर्शन करके। आज हम युवा मोर्चा, पूरे राजस्थान में युवा मोर्चा, जो कांग्रेस ने महिला विरोधी जो बिल लेके आई है, ये जो बाल विवाह का बिल जो ला रही है कांग्रेस, इसमें कांग्रेस ने कहा है कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है बाल विवाह का। तो ये मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के मानसिकता का दिवालियापन है कि आप इस तरीके से बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। महिला विरोधी, ये मैं पूर्णतः कहूँगा कि महिला विरोधी बिल है। इस बिल का राजस्थान युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और पूरा राजस्थान में युवा मोर्चा इस बिल को लेकर सड़कों पर आएगा और धरना प्रदर्शन करेगा। इसी संदर्भ में आज हमने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया।